हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूँ डिटेल्ड मीनिंग के बारे में कि डिफरेंशिएबिलिटी होता क्या है। ऑल्दो गाइस इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ऊपर से कंप्लीट डिफरेंशिएबिलिटी एक बार कंप्लीट कर दिया था। जो कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर से कुछ बच्चे चाहते हैं ना कि यार हाँ मेरे को थोड़ा फॉर्मूला वगैरह पता हो, ज़्यादा इन डेप्थ देख करके हमने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ा था और से जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी एक तरह से खत्म कर दिया था। बट स्टिल यार मुझको रियलाइज हुआ कि आप लोगों को डिटेल्स भी बतानी ज़रूरी है। क्या पता कुछ बच्चे 12th से अलग कोई और चीज़ की तैयारी कर रहे हो मेरे चैनल के थ्रू, तो उन लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए और 12th वालों को भी ये पढ़ना ज़रूरी है। थोड़ा सा बेसिक्स तो आने ही चाहिए, इसीलिए मैं एक बार दोबारा से डिफरेंशिएबिलिटी को ले रहा हूँ और तरीके से हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में डिग करेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ पॉइंट्स भी रह गए थे वो भी कवर करेंगे और डिफरेंशिएबिलिटी को खत्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 दोबारा से। लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन का। वो क्या था? वो था जो f डैश x होता है वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करने का एक फॉर्मूला पढ़ा था और इसका डेरिवेशन भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को कराया था, सिखाया था कि ये आता कहाँ से है। चलिए समझ आ गया हमें डिफरेंशिएट। अच्छा, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? सबसे पहले तो ये बात करनी जरूरी है। तो डिफरेंशिएट जो चीजें हो सकती हो, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएट हो सकता हो उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएबल फंक्शन, और जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो सकता हो उसको बोलते हैं हम नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो डिफरेंशिएट करने के इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को डिराइव करके हमने इसका नाम क्या दिया था? इसका दिया था फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल में डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एक लिमिट इवेल्युएट करनी है। ये पर्टिकुलरली एफएक्स, किसी जनरल एफएक्स फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, उस पर्टिकुलर एफएक्स फंक्शन की रेस्पेक्ट में आपको ये वाली लिमिट इवेल्युएट करनी होती है और इस लिमिट को इवेल्युएट करके जो भी आपका आंसर आता है वो आपका निकल कर आता है एफ डैश एक्स। ऐसा फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। एक तरह से किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का ये तरीका है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें गाइस। ध्यान देने की बात क्या है? ध्यान देने की बात यह है कि इसमें लिमिट इन्वॉल्व है। लिमिट इन्वॉल्व है इसमें क्योंकि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h लिमिट इन्वॉल्व है। आप लोगों को पता है गाइस कि हर लिमिट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। कौन सी लिमिट एग्जिस्ट करती है और कौन सी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है डिपेंड करता है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि लिमिट सारी एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट सारी एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पर्टिकुलर लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। यहां तक भी ठीक है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये जो पूरा सिस्टम है आपका, और इसमें f डैश एक्स किसी लिमिट के बराबर है। सही बात है, यानी कि एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी पर्टिकुलर लिमिट के बराबर है। क्या यह जरूरी है कि हमेशा ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे? अभी मैंने आपको बताया कि सारी लिमिट्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और कुछ नहीं करती। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है गाइस कि ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे ही करे। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर लिमिट एग्जिस्ट करे ही करे, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज का हमेशा आंसर आए। अगर इस पर्टिकुलर चीज का हमेशा आंसर आना जरूरी नहीं है तो क्या मैं कह सकता हूं कि f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स हो, एग्जिस्ट करता हो? ऐसा जरूरी है? ऐसा भी बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिकॉज जो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स है वो है तो इसके बराबर ही अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से देखूं। और क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स किसी लिमिट के बराबर है और लिमिट हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें लाना पड़ा। पहले नीड समझ रहे हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी की, क्योंकि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी किसी पर्टिकुलर एफ एक्स के लिए, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। एफ डैश एक्स इसका हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि ये पर्टिकुलर फंक्शन एफ एक्स जिसकी लिमिट ये वाली एग्जिस्ट नहीं कर रही है वो क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल बताने के लिए ही हमने डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया।
आई होप आपको समझ आया कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और डिफरेंशिएबिलिटी की नीड क्या है। तो चलिए एक फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। कंसीडर करते हैं हम, कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स, किस चीज में लाई करें, किसी इंटरवल को ले लेते हैं। कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स लाइंग, या फिर डिफाइंड लिख लेते हैं, डिफाइंड बेटर वर्ड है, डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी। डिफाइंड है कंसीडर फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन एफ एक्स इज said to be differentiable at point C, यहां पर at some point C कर देते हैं, at some point C where C belongs to open interval A to B। हमने क्या बोला, हमने एक फंक्शन करा, डिफाइन करा ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स कब डिफरेंशिएबल कहा जाएगा किसी पॉइंट सी पर। डिफरेंशिएबिलिटी अभी हम यार इस पर्टिकुलर केस में हम डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा था ना गाइस, कि पहले हमने पॉइंट की कॉन्टिन्यूटी पढ़ी थी, उसके बाद हम सेट्स पर चले गए थे, इंटरवल्स पर चले गए थे। तो राइट नाउ मैं डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट की बात कर रहा हूं। इसलिए मैंने बोला कि फंक्शन एफ एक्स अगर मैं डिफाइन कर रहा हूं ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, किसी पॉइंट सी पर जो सी इस पर्टिकुलर इंटरवल को ही बिलोंग करता हो। क्या बोला मैंने, कंसीडर फंक्शन एफ एक्स देन एफ एक्स इज साइड टू बी डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट सी if limit x tends to c fx minus f of c upon x minus c exists finitely। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है जो बुक्स में दी जाती हैं। ऑल द टीचर्स ज़्यादा डिफरेंशिएबिलिटी में डिटेल में डिग नहीं करते हैं, वो ऊपर से पढ़ाकर क्वेश्चंस करवा देते हैं, बट समझने की चीज़ें समझो, अच्छी चीज़ें सिखा रहा हूं। क्या बोला मैंने, कोई फंक्शन हमने कंसीडर करा, डिफाइन करा ओपन इंटरवल ए टू बी में, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाएगा, किसी पॉइंट सी पर, जहां पर सी कहां पर बिलोंग कर रहा है, उस पर्टिकुलर इंटरवल पर जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। अगर ये पर्टिकुलर लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन x माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। फाइनाइटली एग्जिस्ट करने का मतलब एग्जिस्ट करे, इनफाइनाइट ना आए और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आनी चाहिए। अच्छा, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, लिमिट के फाइनाइटली एग्जिस्ट करने की क्या कंडीशन होती है, उस पर्टिकुलर लिमिट की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के अगर बराबर आती है और फाइनाइट आती है, इसका मतलब वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। सही बात है। तो इसी तरह से इस पर्टिकुलर केस में भी अगर ये पर्टिकुलर लिमिट, अभी मैं बताऊंगा आपको कि ये पर्टिकुलर यही चीज क्यों आई है, क्यों कुछ और नहीं आया, अभी इसको डिराइव करके भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल समझो, मैंने सिंपल सी बात बोली, ये डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबिलिटी की जो रटा दी जाती है, बट हम समझेंगे। कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए टू बी में हमने कोई फंक्शन एफ एक्स डिफाइन करा, तो एफ एक्स को डिफरेंशिएबल कब कहा जाता है, किसी पॉइंट सी पर। सी हमेशा उस इंटरवल को ही बिलोंग करना चाहिए जिसमें आपका एफ एक्स डिफाइंड है, बिकॉज जब फंक्शन डिफाइंड है उससे बाहर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब ही नहीं बनता। सही बात है ना। अगर डिफरेंशिएबल कहेगा सी पर, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। ठीक है, तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कराने का तरीका क्या है, यानी कि ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कब करेगा, चलो उस पर तो बात करता हूं मैं। पहले बात करते हैं कि ये चीज आई कहां से, फाइनाइटली एग्जिस्ट कराने का तरीका करता हूं बात, पहले समझो कि ये चीज आई कहां से। तो इसके लिए एक जनरल एफ एक्स फंक्शन कंसीडर कर लूं मैं। चलो, एक एफ एक्स का मैंने ग्राफ बना लिया। कैलकुलस में ग्राफ की यार बहुत ज़्यादा मान्यता रहती है, अगर आप डिटेल में चीज़ें समझना चाहते हैं। सारा ग्राफिकल का ही खेल है कैलकुलस वैसे तो, चलो लेकिन इतना एकेडमिक्स में फ़र्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान से, तो मैंने कोई जनरल एफ एक्स कोई मान लूँ, चलो ऐसे मान लेते हैं, ये मेरा कोई जनरल एफ एक्स है, ए से बी में डिफाइंड है, तो ये कोई पॉइंट ए, और थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं,
और ये मेरा कोई हो गया पॉइंट बी। अच्छा, ओपन इंटरवल ए टू बी है, तो क्या मैं यहाँ ओपन कर दूं, बी पर भी ओपन, ए पर भी ओपन, सही बात है। ये कोई मैंने एफ एक्स फंक्शन मान लिया, ये एफ एक्स का ग्राफ बना दिया, जनरल एफ एक्स मान रहा हूं, सिंपल से कंडीशन ले रहे हैं। अब हम सी पर डिफरेंशिएबिलिटी देख रहे हैं ना, तो ये कोई पॉइंट सी मान लिया, यहां पर मान लू सी पॉइंट, चलो जी ये मैंने कोई पॉइंट मान लिया सी, चलो ये भी समझ आ गया हम लोगों को। अब उसके बाद पहली बात तो ये समझो कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उस पॉइंट पर। अगर मैं बोल रहा हूं आपसे कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, तो इसका डायरेक्टली इंप्लीकेशन निकला वो क्या निकला, वो ये निकला कि आप इस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है कि आप इस पॉइंट पर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। और आपको मैंने सिखाया था मेरी प्रीवियस वीडियो में कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, ये क्या डिनोट करता है। मैंने फिलहाल दो एप्लीकेशन आपको बताई थी। पहली बताई थी कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी दिखाता है, उसका भी फिलहाल मैं यूज नहीं लेने वाला हूं, उसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ज्यादा यूज आता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी गाइस कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिखाता है जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ध्यान से सुनो, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है, टेंजेंट इज दैट स्ट्रेट लाइन विच सिंपली टचेस द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। जो कर्व को जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट बना रहे हो उस पर सिर्फ टच करे, कट करके नहीं जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये कर्व है और इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट की बात करूं तो वो यहां से नहीं जा सकती, वो यहां से नहीं जा सकती, वो सिंपली यहां से जाएगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट को टच करते हुए निकल जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन क्या होगी इस पॉइंट के लिए, टेंजेंट। टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व को उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट नहीं टच करके जाती है जिस पॉइंट पर आप कंसर्न है। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट ऐसी लाइन होती है जो कर्व को कट करके जाती है। जैसे ये क्या है गाइस, सीकेंट। सीकेंट क्यों है इस कर्व की, क्योंकि देखो यहां पर भी कट कर दिया और यहां पर भी कट कर दिया, लेकिन टेंजेंट टच करके जाती है। ठीक है, तो टेंजेंट समझ आ गया क्या होता है, टेंजेंट इज दैट लाइन दैट टचेस द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, तो अगर मैं सी पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं, चलो टेंजेंट की अभी बात नहीं करते, वैसे अगर सी पॉइंट पर टेंजेंट की बात करूं तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, रफली देख लो, यहां से स्ट्रेट लाइन बन जाएगी टच करती हुई। ठीक है, चलो यहां तक तो समझ आ गया। अब मैं कोई पॉइंट जनरल x कोमा एफ एक्स मान सकता हूं। एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसमें x की अलग अलग वैल्यूज लेने पर एफ एक्स आपको y की वैल्यू मिलती है, तो मैंने जनरल जो x की वैल्यू मानी वो x ही मान ली। तो अगर मैंने जनरल x की वैल्यू x ही मान ली, कहीं यहां पर, कहां मानूं, यहां पर मान लेते हैं, ये मान ली। ठीक है, कर्व को थोड़ा सा सही कर देता हूं, इस तरह का कर्व है, ये मान ली मैंने कोई x की वैल्यू, जनरल ए से बी के बीच में कोई x की वैल्यू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी गाइस, एफ एक्स। अच्छा, अगर ये c पॉइंट माना है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ सी, बिकॉज फंक्शन तो एफ एक्स है ना, इनपुट में c डाला तो x की जगह c डाला, आउटपुट में एफ ऑफ सी तो आया, वो लिख दिया। जनरल पॉइंट मान लिया, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए मेरे, x कोमा एफ एक्स। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स c कोमा एफ ऑफ सी। तो अगर मैं बात करूं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन की, ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, कोशिश करूंगा लाइन बनाने की, लेकिन आप समझ जाना कि ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, मेरी ड्राइंग पर मत जाओ, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन है ये। और ये क्या बन गई, फिलहाल सीकेंट बन गई। सीकेंट बन गई ना, दो पॉइंट पर देखो कट कर कर चली गई, सिमिलर सिनेरियो है, c कोमा एफ ऑफ सी और x कोमा एफ एक्स, एक सीकेंट बन गई। अब आप समझो कि अगर मैं इस लाइन का नाम फिलहाल क्या दूं, m बोल दूं इस लाइन को, सिंपली मैंने m नाम दे दिया। ठीक है, m बोलने में कुछ नहीं जाता, या फिर कंसीडर ही कर लेते हैं, c कोमा एफ ऑफ सी को p पॉइंट मान लिया और x कोमा एफ ऑफ एक्स को q पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको निकालना आता होगा गाइस। 11th क्लास में आप लोगों ने सीखा था, क्या सीखा था कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जिस पर दो पॉइंट्स गिवन हो वो क्या होता है,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि कोऑर्डिनेट्स जो y के हैं उनका डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर y2 माइनस y1 लिख रहे हो तो नीचे भी x2 माइनस x1 आएगा, अगर y1 माइनस y2 लिख रहे हो तो नीचे भी x1 माइनस x2 आएगा। सही बात है, ये सीखा था हमने। तो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ लाइन PQ, ठीक है, तो वो क्या होगा y2 माइनस y1 fx माइनस f ऑफ c, y2 माइनस y1 fx माइनस f ऑफ c अपॉन x2 माइनस x1 उसी सीक्वेंस में, तो x भी ले लेंगे अपॉन x माइनस c अपॉन x माइनस c। सही बात है। अब आप ध्यान से देखो कि स्लोप ऑफ PQ क्या आ गया, fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। अगर ये स्लोप आ गया PQ का, अब मैं आपसे बोल रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को, अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर मैं इस x पॉइंट को मैं किसकी तरफ लेकर जाऊं, C की तरफ लेकर जाऊं, यानी कि ये जो पर्टिकुलर x पॉइंट है ना गाइस, इसको मैं इस कर्व पर ही C की तरफ लेकर जाऊं। इस कर्व को थोड़ा मैं इधर इलाबोरेट करके दिखा देता हूं, A ऐसे, ठीक है, ये कर्व है आपका। ये एक बार के लिए मैंने C, f ऑफ C पॉइंट बनाया है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि अगर x, fx यहां पर है तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी क्या वो ऐसी बनेगी फॉर द टाइम बीइंग, समझ रहे हैं आप। अगर मैं x, fx को, अच्छा कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे तो ये C पॉइंट है और ये x पॉइंट है, ये C, ये x एक्सिस बना दी। अगर मैं इस x को C की तरफ लेकर जाऊं, x को C की तरफ, तो x C की तरफ जाएगा तो कहीं बीच में यहां पर आएगा। यहां पर अगर x आता है तो अब अगर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इन दोनों से पास होती हुई तो वो कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। मेरी ड्राइंग के लिए माइंड मत करना गाइस, समझ लो बस। ये इस तरह से। क्या आपने एक चीज पर ध्यान दिया, क्या चीज है ध्यान देने वाली, जब आपने x को C की तरफ मूव कराना शुरू करा तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये कर्व के थोड़ा क्लोज हो गई। पहले देखो इतना डिफरेंस था बीच में, अब देखो आधा हो गया है। जैसे ही आपने x को C की तरफ मूव कराना शुरू करा, और उस केस में क्या हो रहा है कि जो अब स्ट्रेट लाइन आ रही है वो थोड़ा थोड़ा कर्व के पास जाती जा रही है। सही बात है ना। और पास अगर आप यहां पर बना दोगे गाइस x को, तो आप देखेंगे कि अब आप जो ड्रॉ करेंगे, क्योंकि मार्कर की निब बहुत ज्यादा मोटी है, तो अगर आप इसमें और ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल कर्व के बिल्कुल ही पास आ जाएगी, टच नहीं कर रही है अभी, पास आ जाएगी। कर्व को अभी भी सीकेंट है, ये भी सीकेंट थी, ये भी कट कर रही है दो जगह, ये भी सीकेंट थी, नीचे भी सीकेंट ही रहेगी। लेकिन एक सिनेरियो है जिसमें ये पर्टिकुलर सीकेंट इस पर्टिकुलर कर्व के लिए C पर टेंजेंट बन सकती है। वो सिनेरियो क्या है, अगर मैं x को C के इतना पास ले जाऊं, इतना पास ले जाऊं कि वो जो x है वो C के जस्ट बाजू में हो। जस्ट बाजू का मतलब समझ रहे हो, जस्ट बाजू का मतलब जो आप सोच भी नहीं सकते उतना बराबर में, इतना छोटा बराबर में कि वो है बस दिखने के लिए बराबर में है, लेकिन वो ऑलमोस्ट पास पास है। इतना छोटा बराबर में कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए वहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। यानी कि अगर मैं x को C की तरफ इतना ज्यादा टेंड करा दूं, मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को जूम करने वाला हूं, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, C वाले पॉइंट को मैं जूम करने वाला हूं, ठीक है। और मैं बोल रहा हूं कि ये आपका C, f ऑफ C, x को मैं इतना पास ले आया, फॉर एग्जाम्पल यहां पर ले आया, ये भी बहुत दूर दिखा दिया मैंने, इससे भी इतना पास कि आप सोच नहीं सकते, आप कहीं पर ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना पास, ठीक है। और अब अगर मैं इन दोनों से पास होने वाली लाइन को ड्रॉ करूंगा तो क्या ये कर्व को टच करके जा रही है? सही बात है ना। अब तो कर्व को टच करके जा रही है क्योंकि ये अब C पॉइंट पर कर्व को टच करके जा रही है। किस सिनेरियो में ये टच करके जा रही है? ये टच करके जा रही है when limit x टेंड्स टू C, यानी कि जब लिमिट x टेंड टू C, यानी कि बहुत ही करीब आ गया जब x, उस केस में ये x C पर जब टेंड करा तब ये लाइन जो सीकेंट थी पहले, जो पहले सीकेंट थी, ये जूम करके बनाया तो वो क्या बन गई है? टेंजेंट।
यानी कि अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को सी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना चाहता हूं तो मुझको एक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? लिमिट एक्स टेंड टू सी। यानी कि अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी की बात करूं तो वो निकालने के लिए मुझको कंडीशन लगानी पड़ेगी लिमिट एक्स टेंड टू सी। लिमिट एक्स टेंड टू सी लगाने से क्या फायदा हुआ? आप ग्राफिकली देख पा रहे होंगे कि जब आपने लिमिट एक्स टेंड टू सी लगाया तो ये पर्टिकुलर लाइन जिसका स्लोप आपने ऑलरेडी लिख रखा है, ये लिमिट का यूज करते ही उस पर्टिकुलर कर्व के टेंजेंट हो गई सी पॉइंट पर। सही बात है। बाकी स्लोप तो सेम ही रहेगा बिकॉज पॉइंट्स तो अब भी दो हैं, तो स्लोप सेम सेम लिख दूं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट सी टू द कर्व एफ एक्स टू एफ एक्स। देखो अब ध्यान से, क्या ये इसके बराबर आ रहा है? आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है। अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उसमें x की वैल्यू कोई पर्टिकुलर डाल रहे हैं, जैसे यहां पर c है, तो वो डिफरेंशिएट करके जो आंसर आता है वो उस पर्टिकुलर fx को अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें, कोई कर्व बनाएं, तो उस पॉइंट पर जो आप x की वैल्यू डाल रहे हैं वो क्या देता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट, अच्छा टेंजेंट कैसे बन गई समझ आ गया होगा, लिमिट लगाकर टेंजेंट बन गई ना। आपको मैंने ध्यान से समझाया आराम आराम से, तो लिमिट से टेंजेंट समझ आ गया। ये पर्टिकुलर चीज कहां से आ रही है ये समझ आ गया। स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये हमने दिखाया स्ट्रेट लाइन से, सिंपल जो हमें आता ही है 11th क्लास का। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट टू पॉइंट निकल गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये दोनों फॉर्मूलाज मैच कर गए? क्या मैं कह सकता हूं कि इतना सब करने की बजाय अगर मैंने fx पॉइंट को fx कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया होता और x की वैल्यू मैंने c डाल दी होती, क्या तब भी मुझको ये आंसर मिल जाता? सही बात है। इसका मतलब इस लिमिट पर डिपेंड करता है। ये जो पूरी क्वांटिटी आई है ये एक तरह से fx का डिफरेंशिएशन ही है एट पॉइंट c। सही बात है। अब आप खुद सोचो कि इसका इसके साथ क्या कनेक्शन है। हमने बोला फंक्शन कंसीडर, अगर fx डिफरेंशिएबल होगा c पर तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब आप खुद सोचो ये चीज क्यों एग्जिस्ट करनी चाहिए। बेसिकली ये है क्या? ये पर्टिकुलर चीज सिंपली उस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट है। यही तो है, हमने अभी आपको निकाल कर दिखाया। अगर ये उस पर्टिकुलर कर्व पर सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट है तो आप लोग एक बात बताओ, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट आप इसको सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, अगर आप स्लोप ऑफ टेंजेंट इसको सॉल्व करके निकाल पा रहे हैं, इसका मतलब अगर स्लोप का आंसर आ गया तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी, इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएट भी हो पा रहा होगा। बिकॉज आप खुद सोचो, आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। रिलेशन एस्टेब्लिश कैसे करना है कि पहले हमने बोला कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हो गया कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। अगर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आंसर निकाला तो वो जो आंसर निकल कर आया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व है। अगर आंसर निकलकर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ गया, इसका मतलब है कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी। टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही होगी तभी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आया है। और अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व आ चुका है, इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी कि डिफरेंशिएट हो सकता है। दोबारा बात करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होने से बचाएंगे आपको। मैंने बोला हमने ये सॉल्व करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया और ये पर्टिकुलर लिमिट उसी कंडीशन के बराबर है जो कंडीशन यूज करी जाती है फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाने के लिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट होने का मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है तो पक्का उसके अगर कर्व पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पर तो उसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं। अगर मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं तो वही स्लोप तो निकाल रहे हैं। समझे? क्या समझे आप? क्योंकि ये स्लोप ही है। आपने ये लिमिट सॉल्व करके स्लोप निकाल लिया
क्योंकि आपने स्लोप निकाल लिया इस लिमिट को सॉल्व करके। अब बच्चे कहेंगे स्लोप कैसे है, तो वो मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूं इन दोनों कर्व्स की मदद से। अगर आपने ये लिमिट सॉल्व कर लिया, इसका मतलब आपने स्लोप निकाल लिया। स्लोप निकाल लिया मतलब कि आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर आ गया। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर आ गया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल तो रहा ही होगा ना, तभी तो डिफरेंशिएट करके भी अगर आप निकालो तो आ जाए, बिकॉज मैथ्स तो अलग अलग नहीं है, कोई गलत तो नहीं हो सकती कि आपने इधर से स्लोप निकाल लिया और उधर से आप निकाल ना पाओ, बिकॉज डिफरेंशिएशन भी तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। क्योंकि डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है और आपको पता है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और आप इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को निकालने के लिए इस लिमिट को एग्जिस्ट कराना चाहते हैं, यानी कि घूम फिरकर बात ये आ गई कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, जो भी इसका आंसर होगा। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा तो फंक्शन को अगर मैं अनदर वे से डिफरेंशिएट करूं तब भी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का आंसर देगा। क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएबल भी होना पड़ेगा। आई होप अब आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। नहीं क्लियर हुई हो तो एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। और आई होप आपको डेरिवेशन समझ आ गया होगा, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्यों आया और ये डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन कैसे मैच करती है इससे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन कराया आप लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, और अच्छे से हमने समझा कि ये जो हमारी डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन है ये आती कहां से है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बात करेंगे कुछ और, हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव की, और कुछ बातें करेंगे डेरिवेटिव इन अ सेट वगैरह की, और बहुत सारी थ्योरी देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना प्यार बनाए रखें चैनल से। गुड बाय, टेक केयर।